साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार हाल फिलहाल में संसद में एक बिल लेकर के आई थी, 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसके तहत कोई भी मंत्री या कोई भी सीएम या कोई भी पीएम अगर किसी भी मामले में 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उनका इस्तीफा अपने आप मान लिया जाएगा। इस बिल को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया, अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाई। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अमित शाह ने एक के बाद एक कई सारे इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया। ऐसे ही एक इंटरव्यू में अमित शाह जब जिक्र कर रहे थे तो जिक्र करते करते बारी आई वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पर चर्चा करने की। ऐसी स्थिति में अमित शाह ने एक सवाल उठाया कि विपक्ष ने यानी कि इंडिया अलायंस ने जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट चुने हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, उनको चुनने के पीछे आखिर विपक्ष की मंशा क्या है? क्योंकि सुदर्शन रेड्डी साहब तो वो रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे तो 2011 में इन्होंने एक फैसला दिया था जो सलवा जुडूम के खिलाफ था। अब सलवा जुडूम एक ऐसा ग्रुप था जो माओइस्टों के खिलाफ लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को रोक करके या इसे बैन करके जो रेड्डी साहब हैं उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था जो माओइस्टों के पक्ष में चला गया था। और अमित शाह का कहना यह है कि इसी वजह से जो नक्सलवाद है या माओइस्ट मूवमेंट है ये अभी तक चला आ रहा है, वरना ये 2020 तक समाप्त कर दिया जाता। तो अमित शाह के इस कमेंट के बाद एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वही आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर रेड्डी साहब का चुनाव या उनको एज अ कैंडिडेट पेश करने से किस किस तरह की कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही हैं या इंडिया अलायंस ने उनको ही क्यों चुना है। फिर हम चर्चा करेंगे कि ये सलवा जुडूम क्या था जिस फैसले की बात की जा रही है, और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि जजेस आपस में क्यों लड़ पड़े हैं। इन मुद्दों पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपके फायदे की एक बात कर दें कि अगर आपने और आपके परिवार ने अभी तक अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि भगवान न करे कभी आपके साथ कुछ गड़बड़ हो, लेकिन अगर हो जाती है तो महंगे महंगे अस्पतालों में अच्छे इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल या हेल्थ के खतरे से बचाने के लिए अभी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जोड़ लें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के आप अलग अलग प्लान्स को कंपेयर कर लीजिए और लगभग 25% तक का डिस्काउंट हासिल करके अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जोड़ लीजिए। अब बढ़ते हैं टॉपिक पर आगे। तो इंडिया अलायंस ने रेड्डी साहब को जो चुना उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि रेड्डी साहब आते हैं आंध्र प्रदेश से। अब इंडिया अलायंस को लगता है कि आंध्र प्रदेश के किसी कैंडिडेट को अगर वो मैदान में उतारते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो तेलुगु देशम पार्टी है जो अभी बीजेपी को समर्थन दी हुई है एनडीए के तौर पर, तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट को चुने या बीजेपी के कैंडिडेट को चुने। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने और एनडीए ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमारे जो तेलुगु देशम पार्टी है या चंद्रबाबू नायडू साहब हैं वो हमारे ही कैंडिडेट के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा एनडीए ने कह दिया है। दूसरा कारण इंडिया ब्लॉक द्वारा उनको खड़ा करने का ये है कि वो लगातार ऐसे फैसलों की वजह से चर्चा में रहे हैं जो फैसले इस समय सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, या कहें कि जो मुद्दे सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, जैसे नक्सलवाद। हालांकि अमित शाह ने बोला कि 2026 तक हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, तो ये भी एक कारण है। और तीसरी बात यह है कि इस प्रकार की जो जजमेंट होती हैं या जितने भी जजेस इस प्रकार की बातें करते हैं ये तभी आती हैं जब कोई पीआईएल दाखिल करता है, और पीआईएल दाखिल करने वाले ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो माओइस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं या लेफ्टिस्ट विचारधारा रखते हैं। तो पूरी की पूरी एक साइकिल तैयार होती है जिसमें इंडिया अलायंस शामिल है, कांग्रेस शामिल है, ऐसे लेफ्टिस्ट लोग शामिल हैं जो चाहते हैं कि ये सब होता रहे, और अंत में जब जजमेंट आता है किसी जज के द्वारा जो कहीं ना कहीं इन सब के पक्ष में चला जाता है, तो ये ऐसे जजेस को एक तरीके से पुरस्कृत भी करते हैं, इनाम भी देते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से मीडिया के गलियारे में देखा जा रहा है। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि यह सलवा जुडूम क्या था। साहब, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में ईस्टर्न इंडिया में कई राज्यों में अलग अलग प्रकार के नक्सलवाद के इलाके रहे हैं जहां पर नक्सलवाद चरम सीमा पर रहा है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के साउथ में आप जाओगे तो आपको बस्तर, दंतेवाड़ा, ये जो साउथ वाला पूरा रीजन है यहाँ पर आपको नक्सलवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। नक्सली लोगों का कुछ इस प्रकार का आतंक रहा है कि जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी प्रभावित करते रहे हैं, और लोकल लोगों ने ही नक्सलियों से प्रभावित होकर के या उनसे परेशान होकर के अपना एक ग्रुप बनाया था और एक मूवमेंट खड़ा किया था जिसको बोलते हैं सलवा जुडूम। अब ये मूवमेंट 2005 में स्टार्ट किया गया था कि हमें नक्सलवाद को ख़त्म करना है। उस समय छत्तीसगढ़ में जो सत्ताधारी पार्टी थी वो बीजेपी थी और सीएम थे रमन सिंह साहब। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सत्ता में रहते हुए इस सलवा जुडूम नाम के मूवमेंट को सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली, और पर्दे के पीछे से
अलग अलग तरह के आर्म्स दिए, इंफॉर्मेशन दी, और जितना भी सपोर्ट सरकार दे सकती थी पर्दे के पीछे इस ग्रुप को दिया था, जो ग्रुप वहाँ के लोकल लोगों ने बनाया हुआ था। इस ग्रुप में ना कोई पुलिस थी, ना सीआरपीएफ थी, ना कोई सरकारी एजेंसी थी। ये एक लोकल लोगों का ग्रुप था जिसे सरकार सपोर्ट कर रही थी, और ये हथियार तथा इंटेलिजेंस के दम पर नक्सलियों से लड़ रहे थे। साहब लड़ते रहे धीरे धीरे। फिर हुआ यह कि 2007 के आसपास कुछ लोगों ने, जो लेफ्टिस्ट लिबरल हैं, जिनके मैं नाम ले रहा था आपके सामने, उन लोगों ने एक पीआईएल दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और ये बोला कि जितने भी ये सलवा जुडूम नाम के ग्रुप में शामिल लोग हैं, ये कोई नक्सलियों से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा ये वहाँ के निवासियों को, चाहे वो वहाँ के लोकल लोग हों या नक्सली हों, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूट रहे हैं, वहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि इनको सरकार पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, और सरकार को सब पता भी है। और जो लोग ये पीआईएल दाखिल करके आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से कुछ बड़े चर्चित नाम रहे हैं, जैसे नंदिनी सुंदूर। ये अपने आप को सोशोलॉजिस्ट कहती हैं, समाजशास्त्री कहती हैं, समाज के लिए जीती हैं, ऐसी इन्होंने बात कही है। दूसरे हैं ईएएस शर्मा जी, ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। और तीसरे आपके हैं रामचंद्र गुहा, जो हिस्ट्री की किताबें वगैरह लिखते रहे हैं। इसमें जो ये नंदिनी सुंदूर नाम की महिला हैं, ये वाइफ हैं सिद्धार्थ वरदराजन की, जो कि फाउंडर हैं द वायर नाम की न्यूज़ एजेंसी के। इस न्यूज़ एजेंसी पर आरोप लगते रहे हैं, और प्रूफ भी अवेलेबल हैं कि समय समय पर इन्होंने गलत खबरें छापी हैं, मिसलीडिंग खबरें छापी हैं, लोगों को भ्रमित किया है, ऐसी खबरें छापी हैं। और ये सिद्धार्थ वरदराजन और नंदिनी सुंदूर समय समय पर माओइस्टों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करते रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, अपने जर्नलिज्म के माध्यम से। और नंदिनी सुंदूर पर तो हत्या तक का भी आरोप लग चुका है 2016 में, कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई जो माओइस्टों के खिलाफ लड़ रहा था, ऐसा आरोप लगा है। बाद में कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था। तो इस प्रकार का इनका इतिहास रहा है। बाकी जो नाम मैंने लिए वो सभी ऐसे नाम हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, और लगातार कोशिश करते रहते हैं किस तरह का नैरेटिव सेट हो जिसमें कम्युनिस्ट विचारधारा को, या एक तरीके से लेफ्टिस्ट विचारधारा को पनाह मिलती रहे। अब इन सब लोगों ने जब पीआईएल दाखिल कर दी 2007 में, तब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फेजेस में लगभग 24 जजेस ने इस पर अपने अपने तरीके से मत दिया। मैं एक बार में 24 जज नहीं बोल रहा, अलग अलग तरीके से 24 जज इसमें शामिल रहे हैं। फाइनली 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें जो वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं इंडी अलायंस के, रेड्डी साहब, तो रेड्डी साहब ने यह कहा कि जो ये सलवा जुडूम नाम का ग्रुप है, ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार जिस तरह से इस ग्रुप की मदद कर रही है, ये गलत है। सरकार को अगर कुछ करना है तो अपनी मशीनरी के साथ करे। लोकल लोगों का समूह बना करके इस तरह से इनको लड़वा देना ठीक नहीं है। ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, लोगों की संपत्तियां छीनी जा रही हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, और सरकार के पास किसी भी संविधान के अनुसार कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके जरिए वो इस प्रकार का कदम उठा सके। इस प्रकार का इन्होंने एक फैसला दिया। बाद में उस ग्रुप को डिसमेंटल कर दिया गया। अच्छा, ग्रुप तो डिसमेंटल हो गया 2011 के फैसले के बाद। फिर मैंने आपको बताया कि बीजेपी के साथ इस पूरे मुहिम में कांग्रेस के एक नेता भी जुड़े हुए थे, जो खुल करके माओवादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। उन नेता का नाम था महेंद्र कर्मा जी। ये 2013 में मारे गए थे, और बड़ी बेरहमी के साथ माओइस्टों ने इनकी हत्या कर दी थी। यह हत्या काफ़ी चर्चा में भी रही थी। बाद में माओइस्ट मूवमेंट इतना तेजी से आंदोलित हुआ, तेजी से इसने अपनी रफ्तार पकड़ी कि बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने लूटपाट, किलिंग्स, ये सब करना स्टार्ट किया। फिर केंद्र सरकार ने इस मूवमेंट को दबाने का प्रयास किया। करते करते अब ये लगभग 70-80% तक पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। 20-30% जो बचा है वो अगले साल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ऐसा सरकार और अमित शाह बार बार कह रहे हैं। तो ये था सलवा जुडूम का मामला। अब जो जजेस आपस में लड़ चुके हैं अमित शाह के बयान पर, वो क्या मामला है उस पर चर्चा करते हैं। तो साहब हुआ ये कि अमित शाह जी ने जब ये बोला कि विपक्ष ने जो रेड्डी साहब को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया है, ये रेड्डी साहब वही हैं जिन्होंने 2011 के अपने फैसले के बाद कुछ इस तरह से माओइस्ट लोगों को एक मौका दे दिया था, जिससे कि आज भी माओइस्ट मूवमेंट खत्म नहीं हो पाया है, नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाया है, वरना ये 2020 तक खत्म हो गया होता। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ पूर्व जजेस ने एक आपत्ति दर्ज कराई और एक लेटर टाइप का जारी किया। 18 जजेस थे जिन्होंने एक लेटर जारी किया और यह बोला कि अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से किसी भी जजमेंट के बारे में कुछ बोलें। ऐसा जजमेंट जो 12-13 साल पुराना है उसके बारे में अमित शाह इस तरह से बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, उनको शोभा नहीं देता। इस तरह से 18 जजेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। उन 18 जजेस के खिलाफ 54 जजेस ने एक साथ मिलकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और बोला कि तुम 18 जजेस जो बोल रहे हो वो गलत है। जो रेड्डी साहब की आप बात कर रहे हो, ठीक है, उस समय जज थे, लेकिन वर्तमान में वो एक पॉलिटिशियन की तरह वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं।
और ऐसे व्यक्ति को अगर किसी बात की टिप्पणी को फेस करना पड़े तो वो व्यक्ति को खुद जवाब देना चाहिए, ना कि आप 18 लोग इकट्ठे होकर के उसकी पैरवी कर रहे हो। अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी फैसले से आपत्ति है या उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करे या उनके किसी फैसले पर टिप्पणी ना करे, तो उनको ऐसे मैदान में आना ही नहीं चाहिए था। जब वो मैदान में आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको इस तरह के पॉलिटिकल एलिगेशंस का या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, ऐसा इन 54 जजेस ने कह दिया। तो इससे ये सिद्ध तो होता है कि हमारी जुडिशरी में ये कहा जाए कि सभी के सभी जजेस एक ही विचारधारा के हैं, तो ये तो सही नहीं है। अलग अलग विचारधारा के हैं, जो अलग अलग टाइम पर पता चलता रहता है। ठीक है साहब। और कई ऐसे जजेस रहे हैं जिनका बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ाव हो गया है, और कई ऐसे जजेस रहे हैं जो किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते रहे हैं। रेड्डी साहब को आप देखें तो रेड्डी साहब 2011 में जब इन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद भी चर्चा में रहे। जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था या रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद 2013 में ये गोवा के पहले लोकायुक्त चुने गए थे। लेकिन 9 महीने बाद ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ऐसे एलिगेशंस लग रहे थे कि लोकायुक्त के तौर पर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहे हैं, चीज़ें उतनी पारदर्शी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। उसके बाद भी कई अलग अलग सरकारों के साथ इनका कोई ना कोई संबंध देखा गया। जैसे अभी तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ, तो कास्ट सेंसस के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें ये थे। उसी प्रकार से कर्नाटक में जो जोन माइनिंग होती है उसके इम्पैक्ट को लेकर के इनको कमेटी में शामिल किया गया था, उसमें भी ये थे। तो ऐसा कई बार हुआ है कि अलग अलग जजेस को जो रिटायर हो जाते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी तरह से अपने से जोड़ लेती हैं। कभी डायरेक्टली पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो कभी किसी कमेटी में शामिल हो जाते हैं, तो कभी वाइस प्रेसिडेंट की रेस में शामिल हो जाते हैं, जैसे अभी रेड्डी साहब हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला था जो रेड्डी साहब से जुड़ा हुआ था। अगर रेड्डी साहब के फैसले की चर्चा करें जो 2011 में जजेस के पैनल ने सुनाया था, जिसमें रेड्डी साहब भी एक थे, तो उस फैसले में कोई ऐसी बात नहीं थी जो संविधान के विरुद्ध थी या किसी प्रकार से कुछ गलत था। क्योंकि जज साहब ने यही कहा था कि जो लोकल लोगों को पावर दे दी है सरकार ने और उनको आर्म्स और हथियार देकर के जिस तरह का मूवमेंट चलवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर करवाना है तो अपनी एजेंसी से करवाएं। तो इस फैसले में कोई बुराई नहीं थी। बेशक इस फैसले से नक्सलियों को फायदा मिला, माओइस्टों को फायदा मिला, बेशक उस समय की जो सरकार थी छत्तीसगढ़ की, उसकी नीयत साफ रही हो, मगर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सरकार गलत नीयत से ऐसा ग्रुप बना दे और शायद ठीक लोगों को परेशान कर दे, या एक तरीके से जो मासूम लोग हैं उनको परेशान कर दे। तब क्या कहेंगे आप? तो सरकार ने जो काम किया, हो सकता है उनकी मंशा ठीक रही हो। जजेस ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल कानून के दायरे में दिया, वो भी फैसला सही था। विद द टाइम वो फैसला ऐसा सुनने में या एनालिसिस में महसूस होता है कि वो शायद उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक थी नहीं थी वो एक अलग बात है, बट फैसला उस समय के हिसाब से सही था। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, मैंने कमेंट सेक्शन में और अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर के अपने लिए एक बेहतर हेल्थ प्लान आप ले सकते हैं, वो भी लगभग 25% तक के डिस्काउंट के साथ। तो जल्दी कीजिए, अपने और अपने परिवार को सिक्योर कीजिए। हेल्थ को लेकर के कोई भी लापरवाही मत बरतिए।